Today we are going to have a discussion of chapter number 5, the fundamental unit of life for class 9 students, and this is from biology section. In our previous video we discussed about the structure of plasma membrane and the transportation of materials through exosmosis and endosmosis, etc. Okay, so let us discuss two main cell organelles present inside a cell. देखिए, आप जानते हैं कि एनिमल सेल्स में सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, राइट, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। तो यहां हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एक्चुअली वो सेल ऑर्गेनेल है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यानी एक वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, और इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड एक ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो होती है नंबर में, तो एक न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके, अब इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है ये न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है, और इस न्यूक्लियर एनवेलप का काम है कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म को या न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करना, राइट, मींस इट इज एक्चुअली अ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में जगह जगह कई सारे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, राइट। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जैसे सेल के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म कहलाता है, आपको पता है। चलिए, अब इसके साथ साथ ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये बाहर की तरफ कहीं कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के अगर अंदर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो न्यूक्लियस इंटरनली दो मेन कंपोनेंट्स को होल्ड करता है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो न्यूक्लियोलस और दूसरा क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा दो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, एक न्यूक्लियोलस है और दूसरा है क्रोमेटिन मटेरियल। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बेसिकली आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोटीन होता है। ओके, तो न्यूक्लियोलस को हम ओरिजिनली बोलते हैं, ये एक राइबोसोम सिंथेसिस का एक साइट है, इट इज अ राइबोसोमल फैक्ट्री। ओके, फैक्ट्री फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब दूसरा जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये एक्चुअली न्यूक्लियोसोम नामक रिपीटिंग सब यूनिट्स का बना हुआ एक थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर ये आपस में एंटेंगल्ड एक डेंस नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। ओके, यानी उलझा हुआ पतले पतले धागों के रूप के स्ट्रक्चर है ये, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहते हैं हम उसको। अब जो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें न्यूक्लियोसोम जैसी कई सारी रिपीटिंग सब यूनिट्स पाई जाती हैं। एक न्यूक्लियोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और उसके साथ वो डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के डिस्क के चारों तरफ लिपटा हुआ कॉइल्ड पाया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम में एक डीएनए मॉलिक्यूल जो कि हमारे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके मॉलिक्यूल के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। तो इस तरीके के कई सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके क्रोमेटिन थ्रेड्स बनाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। ओके, अब जो क्रोमेटिन है वो ग्रेजुअली सेल डिवीजन के समय पे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ अंडरगोइंग क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन। ओके, तो यहां क्या हुआ, अब जो डीएनए है, अभी आपने देखा कि डीएनए एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है। यानी क्रोमोसोम के दो मेन कंपोनेंट्स हो गए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स या एसिडिक प्रोटीन्स। ओके, इसमें जो एक डीएनए है, डीएनए वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हमारी जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ जीन्स। ओके,
तो डीएनए का जो एक मॉलिक्यूल है, मीन्स डीएनए इज मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर बना होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। पहला है एक पेंटोज शुगर, दूसरा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए बनाते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या हुआ, दोबारा सुनिए, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, जो इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस में बेसिकली 2 कैटेगरीज आती हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। राइट, प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन 2 एग्जांपल, और पिरिमिडिन्स में थाइमिन और साइटोसिन इन केस ऑफ डीएनए। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट, तो एक न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा यहाँ आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम न्यूक्लियस के बारे में, जिसका कई काम होते हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस के सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यह है कि सेल की जो भी एक्टिविटीज है, उन सेल की सारी एक्टिविटीज को बेसिकली न्यूक्लियस गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा, सेल साइकिल में इसका कंट्रीब्यूशन है, यानी जब भी सेल डिवाइड होगी तो उसके सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। राइट, थर्ड इसका काम यह है कि इसके थ्रू जो पेरेंटल कैरेक्टर्स है वो उनकी प्रोजेनिस में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है, पास ऑन होती है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूक्लियस। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा हुआ होता है एक साइड से, और दूसरी साइड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे कनेक्टेड होता है, और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। राइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 3 फॉर्म्स में पाया जाता है सेल के अंदर। उन 3 फॉर्म्स में एक तो है सिस्टर्नी, जो कि फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और दूसरे होते हैं ये वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी होता है। ओके, इसके 2 टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप ये RER देख रहे हैं, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SER लिखा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेट्स हैव ए लुक ऑन द डिफरेंसेस। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ओके, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा फ्लूइड फिल्ड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में है, जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम है कि ये लिपिड्स फॉर्म करता है, यानी यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उनकी सिंथेसिस की जाती है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के साथ, उसके मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स नहीं लगे होते, जबकि ये राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो सरफेस रफ हो जाती है, इसीलिए उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। नेक्स्ट इज कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अबंडेंस है, जो इनकी भरपूर मात्रा है, भरपूर संख्या है, वो ज्यादातर पाई जाती है लिवर सेल्स में या टेस्टिकुलर सेल्स में। आप जानते हैं जो लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उनके अंदर, टेस्टिकुलर सेल्स के अंदर और लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाया जाता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटीबॉडीज में पाया जाता है, और जो पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जहां से पेनक्रियाटिक जूस वगैरह निकलता है, तो उस एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल्स में और एंटीबॉडीज में अबंडेंस में पाई जाती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉलिक्यूल्स। ओके, लास्ट डिफरेंस इज कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है उनके सिंथेसिस में हेल्प करना है, एंड बेसिकली यहाँ इनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो कंट्रीब्यूशन है, मेन जो सपोर्ट होती है, वो प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करने में होता है। ठीक है, तो गाइस ये हुए 2 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हमारे चैप्टर 5 में से, जिसमें न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज हमने जाना। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
लाइसोसोम्स वगैरह और दूसरे गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में. सो नाउ योर होमवर्क इज up to all these topics, your textbook questions as well as in text questions you have to complete very properly and very correctly. Stay home, stay safe. Thank you for watching. God bless you all.